कृपा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित चौधरी, ड्राइंग एकेडमी परिवार से। आज मैं मैथ का एक बहुत अच्छा टॉपिक संख्या पद्धत नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं क्या होती हैं, उसका यूज कैसे होता है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, किस किस टाइप की संख्याएं होती हैं, वो सब आप देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धत। संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर एक तरह से गिनती की संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर्स में आती हैं। गिनती की संख्याएं, जैसे अभी हमसे किसी ने कहा कि काउंट करिए, सीट काउंट करिए, लोगों को काउंट करिए, तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, जीरो से तो नहीं काउंट करते हैं, या एक के बाद एक, आधा, 1.5 2 2.5 3, ऐसे तो नहीं काउंट करते। काउंट करने के लिए हमें शुरुआत क्या करनी चाहिए? 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। तो इसका बेसिकली मीन्स क्या होता है? काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, इसी के जैसा ही एकदम एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूरी तरह से नेचुरल नंबर ही है, बस उसमें एक चीज और जुड़ जाता है, जीरो के साथ अगर हम पूरे नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, पूरी प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद एक आता है पूर्णांक। मतलब इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स के बारे में इंटीजर्स देखिए, जैसे आपका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूरी थी 1 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट तक। उसके साथ जब हम पूर्ण संख्या पे आए तो एक जीरो आ गया। जीरो के साथ अगर हम इसी में माइनस का नेचुरल नंबर ले लें, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, जीरो टू इनफाइनाइट, ये पूरा जोड़ लें तो वो किस में आता है? इंटीजर्स में आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक कहीं पर भी किसी भी जगह पे हम आधी संख्याओं का, जो पॉइंट में संख्याएं होती हैं, हाफ हुआ, 1.5 2.5, ये सब 3.5, इन सब का यूज अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी बस केवल गिनती की जो संख्याएं थी वही चल रही हैं, वो और उसके साथ जीरो और उसके साथ नेगेटिव में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, देन -1 -2 -3 -4, ये ठीक है, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद आपका आएगा एक सम संख्या। बहुत लोग जानते होंगे सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं जिसे 2 से काटा जा सके या जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, सम संख्याएं होती है। जैसे अगर पूछूंगा तो आप बताएंगे 2 4 6 8। ठीक। अच्छा, बात इसकी होती है कि जीरो क्या है, एक सम संख्या है या नहीं? -2 -4 -6 ये सब सम संख्याएं होती हैं या नहीं? ये पहला सवाल, सोचिए इसके बारे में। अभी बात पहले विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? सम संख्या मतलब इवन नंबर। विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है? ऑड नंबर्स। हाँ, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 एंड सो। ठीक है, बात यहाँ पर भी आती है कि -1 -3 -5 -7 ये सब क्या विषम संख्याएं हैं या नहीं? ठीक है, तो ये सब
देखिए आपके परिभाषा में जो लिखा है जो 2 से कट सके, जो 2 से विभाजित हो, बात जीरो की करें तो क्या जीरो 2 से नहीं कटता है? अगर 2 से हम जीरो को काटें तो 2 का टेबल 2 जीरो टाइम्स जीरो, ये रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक, जीरो भी 2 से विभाजित होता है तो 2 एक विषम संख्या सम संख्या की कैटेगरी में रखा जाएगा। और परिभाषा में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नेगेटिव संख्याएं जो है वो सम संख्या या विषम संख्या नहीं हो सकती। तो -6 -4 -2 -7 -5 -1 एंड -3 ये सारी सम संख्या और विषम संख्या में आपके बुक में ज्यादातर यही मिलेगा, केवल इधर और इधर इन सब चीजों की बात को नहीं करता। ठीक है, अच्छा अगर इसका नोट्स आपको बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे आगे आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ आगे सम और विषम। अच्छा कुछ चीजें देखिए, आप बताइए जैसे 2 सम संख्याओं का योग क्या है? एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, इसका योग क्या होगा? 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 सम संख्या क्या होगा? सम ही होगा। 2 सम संख्या जैसे हमने कह दिया कि 4 और 6 जोड़ के कितना आएगा? 10 आएगा, तो ये भी सम ही है। ठीक, एक सम संख्या एक विषम संख्या। सम संख्या जैसे मैंने 4 कह दिया, विषम संख्या 5, 4 और 5 9, 9 क्या है? विषम। ठीक, अच्छा 2 विषम संख्याओं की बात करें तो एक विषम संख्या को ले लीजिए 1 और 3, 1 और 3 जोड़ के क्या आएगा? 4, 4 एक क्या है? सम संख्या। ठीक है, तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या, एक सम और एक विषम विषम होता है। ये बताने का मेन पर्पज ये था, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं पूछे कि प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि 2 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। अब 0 की बात करें, देखिए अगर मैं 0 को सम की जगह पे रखता हूं तो वो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विषम की जगह पे वो फॉलो नहीं करता। अगर मैं यहाँ 0 रख दिया, 0 + 2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, तो ये तो सेट होगा। 0 भी सम है, 2 भी सम है, तो हमारा जो सॉल्व होकर रिजल्ट आया वो भी क्या आया? सम ही आया। लेकिन अगर मैं उसको विषम की जगह रख दूं 0, तो 0 और 2 किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा, जो कि वो विषम नहीं है। ठीक है, तो 0 विषम पे सेट नहीं होता, तो यहाँ से हम और कह सकते हैं कि 0 जो है वो क्या है? एक सम संख्या। अच्छा एक चीज जैसे आप सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 10 बीच का गैप कितने कितने का? 2 का गैप है ना? अच्छा -2 then 2 4 6 8, यहाँ तो 2 का गैप समझ में आ रहा है, लेकिन क्या इसके बीच 2 का गैप है? इसके बीच गैप कितने का आ गया? 4 का आ गया, जो क्रमागत सम संख्या का डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसके बीच में एक जीरो होना चाहिए जो गैप कितने कितने का बनाए? 2 का। ठीक है, इतनी चीजें थी, अगर कोई जबरदस्ती करे तो हम बता सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, एक सम संख्या और विषम संख्या तो अच्छा अभी आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम अभाज्य। अच्छा अभाज्य संख्या के बारे में अगर मैं किसी से कभी पूछता हूं तो उनका एक जवाब होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या खुद से तथा 1 से विभाजित अभाज्य। ये काफी हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके गलत हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 क्या है, तो एक्चुअल में एक ना तो अभाज्य होती है, मतलब अभाज्य तो नहीं होती, अविभाज्य हमने पढ़ा नहीं, अभाज्य ये अभाज्य नहीं होती। लेकिन इस डिफिनेशन की बात करें, वह संख्या जो खुद से एक खुद
खुद ही है, और एक से तो कटेगा ही कटेगा। ये भी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, भाज्य होना चाहिए था, लेकिन ये फिलहाल होता क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भाज्य होना चाहिए था डेफिनेशन के हिसाब से। अगर ये डेफिनेशन हम बदले, इसको एक्चुअल में इसका जो डेफिनेशन होता है वो होना चाहिए वह संख्या जिसके केवल दो गुणक वह संख्या जिसके केवल दो गुणक हो। जैसे हमने क्या दिया 5, अब 5 को केवल 5 और 1 काट सकते, हमने कह दिया 7 को केवल 7 और 1 काट सकते, लेकिन हमने कह दिया 1 के कितने गुण, 1 और केवल 1 अकेला होगा, इसके दो गुणनखंड नहीं होते, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है। अच्छा, सवाल जो आएगा वो आएगा सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 के कितने गुणनखंड है, 2 और 1, 3 के कितने होंगे, 3 और 1, 4 के कितने, 4 को देखो कौन काट सकता है, 4 खुद ही काट सकता है, 2 काट सकता है और 1 काट सकता है, इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये जिसके 3 हो जाते हैं वो किसमें आता है, भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्या मतलब कंप्यूटेड भाज्य संख्या जिसके दो से जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो किसमें जाएगा, भाज्य संख्याओं में। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 6 काटेगा, 3 काटेगा, 2 काटेगा और 1 काटेगा, कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये सब किसमें चली जाएंगी, भाज्य संख्या। बात यहाँ फिर से आती है एक, क्या एक भाज्य है या अभाज्य, तो ना तो ये भाज्य है ना ही ये अभाज्य है, क्योंकि भाज्य में 2 से अधिक चाहिए था और अभाज्य में केवल 2 चाहिए था। ना तो इसके पास 2 है ना 2 से अधिक है, तो ये ना तो भाज्य में होता है ना ही अभाज्य में। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं में। ठीक है। परमेय संख्या जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परमेय संख्या जिसको हम किस फॉर्म में लिखें, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू, जिसमें q कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम p बाई q के फॉर्म, p बाई q मतलब हर और अंश के फॉर्म में, अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमने लिख दिया 2/3, 4/5 ऐसा कुछ। ठीक है। केवल 5 लिखा है तो इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, ये भी p अपॉन q का फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, दशमलव की बात करें, जैसे 0.7 को क्या हम 7/10 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई q का फॉर्म होगा। तो दशमलव की संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं 2/3, 4/5, ये सब किसमें चली जाती है, परमेय संख्याओं में चली जाती है। इसके साथ ही आपको मिलेगा अपरमेय रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर और ये इर्रेशनल अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं होती हैं, भाई परमेय p बाई q का था, अपरमेय क्या हो जाएगा, जिसमें p बाई q के फॉर्म में ना लिख सके, वही अपरमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे मैं बताऊं, कुछ संख्याएं होती हैं जैसे √2 की वैल्यू जो होती है वो हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक।
अच्छा, केवल अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट एक्स हो, ये हमेशा किसमें होगी, आपस में संख्या होगी, जहां पर एक्स पूर्ण वर्ग संख्या न पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे अंडर रूट 4 थोड़ी ना अपर में आएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है कितनी, 2। अब 2 किस में चला जाएगा, ये तो पर में हो गया। तो अंडर रूट के अंदर से कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो अंडर रूट से बाहर आ जाए, तो वो सारी की सारी किस में जाएगी, अपर में जाएगी। अब एक चीज और है अपर में जाने वाली चीज, कौन सी, जैसे हमने लिख दिया 0.3478329445 ये दशमलव खत्म नहीं होना चाहिए। इसको कैसा दशमलव बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव जो होते हैं वो सब भी किस में जाते हैं, आवर्तीय संख्या में। अशांत दशमलव वो वाले जो रिपीट नहीं होते, ठीक है, रिपीट नहीं होते, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0.353535 ये डॉट 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 ये किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या में। वह दशमलव जो रिपीट होने लगते हैं वो सब किसमें चले जाएंगे, परिमेय में। और वह दशमलव जो रिपीट नहीं होते, जिसकी संख्याओं की आवृत्ति नहीं होती, संख्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं और उनकी कोई भी संख्या आवृत्ति नहीं होती, वो किसमें चले जाते हैं, आवर्त। जो संख्या आवृत्ति होने लगती है, जैसे यहाँ 3 5 का आवृत्त हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है, वो सब किसमें चलेंगे, परिमेय संख्याओं में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आपके लिए, आप इसको खोज के रखिएगा, अगली जब भी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको इसका जवाब जरूर बताऊंगा। तब तक देखते हैं आप इसको सोचते हैं, जैसे भिन्न की तरह। अच्छा, भिन्न क्या है, भिन्न भी तो पी बाई क्यू का फॉर्म ही होता है, जैसे 1/3। अच्छा, भिन्न भी पी बाई क्यू का फॉर्म है और परिमेय संख्या भी पी बाई क्यू का फॉर्म है, तो दोनों में अंतर क्या है ये खोज के रखिए, ठीक है। उसको अंतर होना चाहिए, परिमेय संख्या भिन्न, अगर दोनों सेम होता तो एक ही जगह पढ़ाया जाता, दो जगह क्यों पढ़ाया जाता, ठीक है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है ये खोज लो, ठीक है। यहाँ एक चीज, एक सवाल और आता है, वो सवाल क्या है, एक सवाल है, जैसे हमने परिमेय संख्या में कहा 0.35 रिपीट हो रहा है, और मैंने कहा ये परिमेय संख्या है, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना जरूरी है, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए था। तो एक सवाल यही होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, तो 0.35 पे बार ऐसा लगाते हैं जो चीज रिपीट होती है, ठीक है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए देखिएगा, जो यहाँ मैथमेटिकल पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले जो पॉइंट के बाद मैथमेटिकल टर्म में लिखा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, 35। इसमें माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है, तो यहाँ कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिस पे बार ना लगा हो, तो 0 होगा, और डिवाइड जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, कि हमारा आंसर हो जाता है 35/99। फिलहाल यहाँ पूरे पे था, एक हम ऐसा ले लेते हैं 0.235 होता, तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं पहले 235 पूरा लिखा जाएगा, माइनस जिस पे बार नहीं लगा है, किस पे नहीं लगा है, 2 पे, तो 2 माइनस करेंगे, और अपॉन में जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है उतनी बार 1 लिखेंगे, तो ये 233/990 आ जाएगा। ये पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, और ये सिद्ध हो गया कि ये क्या था, एक परिमेय संख्या था। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आंसर यही आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर उसमें दोनों चीजें होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय, ये दोनों जब मिला दिया जाता है तो ये क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो और भी आपके डाउट्स होंगे, अगर आप कमेंट में उसको लिखते हैं तो वो डाउट्स और जो क्वेश्चंस हैं इस पर हम बात करेंगे।